बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, नाज़माबाद कराची से आज मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो एंटी डायबिटिक मेडिकेशन की मेटफॉर्मिन के हवाले से करेंगे कि मेटफॉर्मिन क्या है, किस तरह शुगर को बॉडी के अंदर शुगर को कम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ये हमारे पास मेटफॉर्मिन जो है टाइप 2 डायबिटिक के अंदर फर्स्ट चॉइस है। हमें फर्स्ट इंस्टेंट पे जो भी डायग्नोज होता है टाइप 2 डायबिटिक, डाइट एंड एक्सरसाइज के अलावा जो हम पहली ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेटफॉर्मिन करते हैं। मेटफॉर्मिन सबसे ज़्यादा जो पोटेंट ड्रग है एंटी डायबिटिक मेडिकेशन में वो मेटफॉर्मिन है और इसकी कॉस्ट बहुत कम है। इसके हवाले से इसकी जो कैसे ये काम करता है, अब ये 3 तरह से बॉडी के अंदर शुगर को लो करता है। पहला इफेक्ट जो ये करता है ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये कम करता है, मतलब जो हेपेटिक जो लिवर से हमारी ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होती है उसको ये रिड्यूस करता है। दूसरा जो ये इसका इफेक्ट आता है वो होता है सेंसिटिविटी, पेरिफेरल सेंसिटिविटी जो इंसुलिन की होती है उसको बढ़ाता है। तीसरा इफेक्ट ये होता है कि ये एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की गट से हमारी कम करता है। तो इसलिए जो इसकी टाइमिंग है लेने की कि ज़्यादातर होती हैं कि कुछ ड्रग्स जो हैं खाने से पहले ली जाती हैं, खाने के साथ ली जाती हैं। इंसुलिन के भी इसी तरह से होते हैं कि कोई किसी का इफेक्ट लॉन्ग एक्टिंग होता है तो कुछ ज़्यादा अर्ली लेनी होती है। तो जो मेटफॉर्मिन्स होती हैं ये फर्स्ट जो पहला निवाला होता है खाने का उसके साथ ली जाती है, फर्स्ट बोलस ऑफ फूड। तो इस तरह जैसे ये एब्जॉर्प्शन को कम करता है तो वो इफ़ेक्ट अगर हम इसको बाद में लेंगे तो जो इसका इफ़ेक्ट है एब्जॉर्प्शन को कम करने को वो हम सही से नहीं आएगा इसका। अब हम आते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जो पहले ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ट्रांजिएंट होता है, वो होता है जीआई डिस्टर्बेंसेस कराता है, वोमिटिंग्स, नौजिया कराएगा, डायरिया करा सकता है। वो एक ट्रांजिएंट होता है, वो अर्ली आता है। अगर अर्ली आ गया तो इसका मतलब कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, या तो डोज को थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं या इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म जो आता है मेटफॉर्मिन का उसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर वो ट्रांजिएंट होता है। 3 to 5% ऑफ केसेस में आ सकता है, वो इनिशियली आता है। उसके बाद एक मरतबा अगर उसने टॉलरेट कर ली तो बाद में अगर कि उसी डायबिटिक पेशेंट को वोमिटिंग्स डेवलप हो जाएं तो उसका हम ज़्यादातर जो वो सोचते हैं कि ये मेटफॉर्मिन की वजह से नहीं है, इसकी कोई और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रोपैरेसिस है या फिर उस पेशेंट ने लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप किया है, तो उनकी तरफ हमें जाना होता है। एक दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट इसका होता है वो लैक्टिक एसिडोसिस, एक बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है, लैक्टिक एसिडोसिस करा रहा होता है। तो इसको वो जो अगर पेशेंट रीनल फेल्योर भी साथ में है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट का जो क्रेटिनिन है फीमेल्स के अंदर 1.5 से ज़्यादा है तो उसमें हम नहीं देते, रिकमेंड करते हैं मेल्स के अंदर, और फीमेल में 1.4 से अगर ज़्यादा है तो इसमें हम रिकमेंड नहीं करते। अगर किसी भी कोई पेशेंट ले रहा है और उसका EGFR जो है वो लेस देन 30 आता है तो इसको हमें स्टॉप करना होता है। एक और साइड इफ़ेक्ट जो हमें ज़्यादातर आजकल होता है कि डायबिटीज़ की वजह से भी न्यूरोपैथी होती है। अगर जो लॉन्ग टर्म में मेटफॉर्मिन्स ले रहे होते हैं तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है, डेफिशिएंसी आती है तो उसकी वजह से भी न्यूरोपैथी आती है। तो जो मेटफॉर्मिन लॉन्ग टर्म में पेशेंट ले रहे होते हैं उनका फ्रीक्वेंट B12 लेवल भी होने चाहिए। जो न्यूरोपैथी होती है वो B12 की वजह से भी हो सकती है। अब आते हैं हम B12 की जो डेफिशिएंसी है, जो साइड इफ़ेक्ट इसका आता है मेटफॉर्मिन का, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि ये जो मेटफॉर्मिन होता है वो कैल्शियम इंड्यूस B12 की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। तो अगर हम पेशेंट को अगर कोई मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसको अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे तो B12 डेफिशिएंसी से हम उस पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक दूसरी जो चीज़ है जो मेटफॉर्मिन के हवाले से बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी अगर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट कोई कंट्रास्ट एजेंट जिसमें कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर CT स्कैन कंट्रास्ट किसी का है, कोई एंजियोग्राफी कराने जा रहा है तो वो अपने जो रेडियोलॉजिस्ट है या डॉक्टर है उनको ये ज़रूर बताए कि वो मेटफॉर्मिन ले रहा होता है। क्योंकि अगर पेशेंट को कंट्रास्ट वो अंडरलाइंग किडनी डिजीज़ है तो उसके कंट्रास्ट रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को उसमें ऑन द डे ऑफ कंट्रास्ट इन्फ्यूजन की में ये होल्ड करनी चाहिए मेटफॉर्मिन या एक दिन पहले, और उसको जब रीइंट्रोड्यूस करनी चाहिए वो उसके लिए रीइंट्रोड्यूस करने से पहले उसको क्रेटिनिन
लेवल कराना चाहिए। अगर वो स्टेबलाइज हैं तो फिर 24 टू 48 आवर्स के बाद मेटफॉर्मिन दोबारा से स्टार्ट की जाती है। अब हम आते हैं इसके डोजेज की तरफ। तो इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 2.5 ग्राम्स होता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करते। मगर ज़्यादातर देखा यह गया है कि 2 ग्राम से ज़्यादा जो है इसके इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे आते नहीं। ये जो टाइप 2 में तो फर्स्ट चॉइस है। इसके अलावा जो हम इसके यूजेस हैं वो उस पर हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है, तो हम ये रिकमेंडेड प्री डायबिटीज़ के अंदर भी, अगर प्री डायबिटिक्स में अगर हम ये देंगे तो उसका जो डायबिटीज़ का जो वो डिले कर देगा, डायबिटीज़ के आनसेट को प्री डायबिटिक्स में ये डिले कर देता है। इसके अलावा जो ये मेडिकेशन, और दूसरा जो इसका एडेड एडवांटेज ये होता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराता। अगर किसी के साथ दूसरी जो इंसुलिन के साथ दी जाए तो फिर चांसेस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। अगर इंडिविजुअल हम दे रहे हैं मेटफॉर्मिन तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराता। और दूसरा वेट के हवाले से, ना तो ये वेट बढ़ाता है ना ये वेट कम करता है। मेटफॉर्मिन जो होता है वेट न्यूट्रल है।